फिजिक्स गाइडलाइन की क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। और बच्चों, मैं आपके लिए आज के वीडियो में लाया हूँ 12वीं भौतिकी के अध्याय 1 से विद्युत क्षेत्र और आवेश के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में 1 नंबर में कई बार पूछे गए हैं ऐसे टॉपिक विद्युत फ्लक्स, अर्थात इंग्लिश में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्यार्थियों, वैसे विद्युत फ्लक्स एक है तो छोटी परिभाषा, लेकिन ये जो विद्युत फ्लक्स का उपयोग हम जब गॉस का प्रमेय पढ़ते हैं, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ते हैं, वहां पर इस विद्युत फ्लक्स का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। हर जगह इस विद्युत फ्लक्स का प्रयोग होता है। तो मैं ऐसा श्रीवास व्याख्याता फीस आप सभी का एक बार पुनः इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आइए हम सब पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्यार्थियों, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके लिए एक चित्र यहाँ पर दिया हुआ है और इस चित्र को आप थोड़ा समझिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसके मात्रक क्या होते हैं, इसके विभव सूत्र क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो आइए हम जानते हैं इस चित्र के बारे में। देखिए, इस चित्र में हमने यहाँ पर दिखाया कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर E एक विद्युत क्षेत्र है जो एक समान रूप से यहाँ पर ये विद्यमान है, और इस विद्युत क्षेत्र में हम कोई क्षेत्रफल या कोई पृष्ठ रखते हैं जिसका क्षेत्रफल को हम ds मान लेते हैं, और इस पृष्ठ ds को जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो इस पृष्ठ से लंबवत अथवा अभिलंबवत अधिक से अधिक संख्या में विद्युत बल रेखाएं गुजरने लगती है लंबवत। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं, तो इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की जो कुल संख्या है या जो कुल मान है उसे ही हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। है ना बहुत सरल परिभाषा, सिंपल सब जानने के लिए। अगर तो हम परिभाषा में लें तो क्या बोलेंगे, तो ध्यान देंगे कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल या किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को या उसके कुल मानों को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इस विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर हम इसलिए ई का प्रयोग से कर रहे हैं क्योंकि आगे हम एक और टॉपिक है पढ़ेंगे, चुंबकीय फ्लक्स आता है तो जिसको हम फाई से व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको फाई ई से व्यक्त करें। इसका तात्पर्य है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर देखिए, इस विद्युत क्षेत्र ई पे हमने ये जो चालक या पृष्ठ रखा उस क्षेत्रफल को हमने ds लिया है। तो ये जो विद्युत फ्लक्स है, इस विद्युत फ्लक्स का जो मापन है हम कौन सूत्र से करेंगे। तो विद्यार्थियों, बहुत सिंपल सा एक सूत्र है इसका प्रयोग मिलाने के लिए कि मापन कैसे करेंगे हम। तो विद्युत फ्लक्स का मापन हम सूत्र फाई ई बराबर E इंटू ds से करते हैं, जहां E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ds पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो ये जो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है या विद्युत फ्लक्स की गणना हम इसी सूत्र से करेंगे। और यहां पर एक चित्र हमने और दिखाया है। मान लीजिए कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यहां पर इस विद्युत क्षेत्र E में, ठीक है, जो पृष्ठ रखा हुआ था वो विद्युत क्षेत्र E इस पृष्ठ के अभिलंब से अगर थीटा कोण बनाती है, तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र का जो घटक है जिसको E cos थीटा कहते हैं, वो अभिलंब की दिशा में जो है E cos थीटा होगा। और ऐसी स्थिति में हम विद्युत फ्लक्स का मापन जो है सूत्र फाई E इक्वल टू E इंटू ds cos थीटा से करते हैं। कब करते हैं, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंब से थीटा कोण बनाती है, तो ऐसी स्थिति में हम विद्युत फ्लक्स का मापन सूत्र फाई ई बराबर E इंटू ds cos थीटा से करते हैं। और यदि इस थीटा का मान यदि हम अलग लेते हैं तो जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो अलग अलग आता है। जैसे कि मान लीजिए, यदि इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1 देते हैं, और यदि जैसे हम स्थिति फर्स्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, स्थिति फर्स्ट लेते हैं, तो यदि समीकरण 1 में यदि हम जैसे यदि समीकरण 1 में
समीकरण 1 में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखें, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखें, तो ये जो सूत्र हो जाएगा यह हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री। और हम जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है, तो कॉस 90 का मान अगर 0 होगा तो ये विद्युत फ्लक्स का जो मान ये भी 0 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू 0 क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है विद्यार्थियों, तो ध्यान देंगे कि ये थीटा यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के अभिलंब से कोई कोण ना बनाए, ठीक है, या कोण बनाता है। तो ऐसी स्थिति में कहने का मतलब विद्यार्थियों कि यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंब से 90 डिग्री कोण बनाता है तो 90 डिग्री कोण तभी बनाएगा जब कोई विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो। तो उस स्थिति में जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता है तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आगे जब हम गॉस के प्रमेय का उपयोग पढ़ते हैं वहां पर सी का प्रयोग होता है। तो पहली स्थिति आप ध्यान रखेंगे कि जब विद्युत बरेखाएं या विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ के समांतर होती हैं तो हम विद्युत फ्लक्स का मान 0 अर्थात न्यूनतम होता है। अब जैसे हम स्थिति सेकंड लेते हैं जिसको मैं यहाँ पर ले रहा हूं, जैसे कि देखिए अब स्थिति सेकंड में क्या है कि यदि हम समीकरण 1 में यदि हम थीटा की जगह में 0 डिग्री रखें, कितना रखें, 0 डिग्री रखें, ठीक है, बस ध्यान से समझिएगा, सरल है। तो यदि हम थीटा की जगह में 0 डिग्री रखते हैं इस समीकरण 1 में, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो समीकरण हो जाएगा ये फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। और आप जानते हैं कॉस 0 का मान 1 होता है, तो अगर आप यहाँ पर एक cos 0 का मान 1 रखेंगे तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। अर्थात इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वह अधिकतम होता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि 0 डिग्री मतलब कोई कोण ही न बनाए विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंब से, तो ये तभी संभव है जब ये विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो या विद्युत बरेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती हो, तभी वहां पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो कहने का मतलब है जो मेन पॉइंट जो निष्कर्ष निकलता क्या है दूसरी स्थिति की कि जब विद्युत क्षेत्र या विद्युत बरेखाएं किसी पृष्ठ के अभिलंबत होती है तो वहां विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और मेहनत करने की आवश्यकता है ना। थोड़ा सी मेहनत करिए, ध्यान दीजिए। आप आने वाले जो आपके बोर्ड परीक्षाएं हैं, आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब दो स्थिति है कि जब विद्युत बरेखाएं या विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ समांतर होती हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, और जब विद्युत बरेखाएं या विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ के लंबवत होती हैं तो हम विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। अब हम लेते हैं इस विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, उसकी विमीय सूत्र क्या होते हैं, साथ साथ ये भी जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आइए लेते हैं हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्योंकि हमें विद्युत फ्लक्स का मात्रक याद करना हो तो हमें सूत्र फाई ई बराबर इंटू डेश के अनुसार हमें पहले विद्युत क्षेत्र ए का मात्रक याद करना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्षेत्रफल ds का मात्रक याद करना पड़ेगा। तो अगर हम विद्यार्थी सही पद्धति में लेते हैं तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E अर्थात विद्युत तीव्रता का मात्रक एसआई पद्धति में जो होता है वो होता है न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम होता है एसआई पद्धति में। और क्षेत्रफल का मात्रक आप जानते हैं, ये तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास के बच्चे भी इसको जानते हैं क्षेत्रफल का जो मात्रक है। तो क्षेत्रफल का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लंबाई बड़ी चौड़ाई के आधार पर मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं
कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में वो क्या होता है कि न्यूटन इंटू मीटर के स्क्वायर बटे कूलाम, ये जिसे हम इस पर संकेत इस पर ले सकते हैं, ठीक है, कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो ये जो है एसआई पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। और यदि हम किसी भौतिक राशि के लिए हमको मात्रक मिल जाता है तो हम आसानी से उसका विभव सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों हम जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स का विभव सूत्र क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का विभव सूत्र क्या होता है, इसी सूत्र के आधार पर हम जानेंगे विद्युत फ्लक्स का विभव सूत्र क्या होता है। देखिए क्या है कि विद्युत फ्लक्स विभव सूत्र को ज्ञात करना हो तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट विद्युत फ्लक्स का विभव सूत्र डायरेक्ट याद कर ले सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है इस तरह से थोड़ा आप कैसे निकालते हैं विद्युत फ्लक्स, तो फिर मैं इसको प्रोसेस से बताता हूँ कि विद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स का विभव सूत्र निकालने के लिए हम विद्युत फ्लक्स सूत्र फाई ई बराबर ई इंटू डी एस के आधार पर हमें पहले ई अर्थात विद्युत क्षेत्र का विभव सूत्र मालूम होनी चाहिए, डीएस अर्थात क्षेत्रफल का विभव सूत्र मालूम होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वह होता है बल बटे आवेश, ठीक है, और इंटू डीएस अर्थात क्षेत्रफल। तो यदि हमको इस विद्युत फ्लक्स विभव सूत्र ज्ञात करना हो तो पहले बल का विभव सूत्र मालूम कर लेना है, आवेश का विभव सूत्र मालूम कर लेना है और उसके बाद क्षेत्रफल का, और इन तीनों के विभव सूत्र मालूम हो जाए तो हम विद्युत फ्लक्स को विभव सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सरल है, थोड़ा सा 11th क्लास के विभव सूत्र वाले चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। और बहुत सरल है, 12वीं का जो फिजिक्स है मैं कहता हूँ कि 11वीं के फिजिक्स की तुलना में बहुत सरल भी है। बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, और मेहनत यदि आप करेंगे तो मेहनत करने वाले की कभी हार तो होती नहीं है। आप जानते हैं, कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना मेहनत के जयकार नहीं होती। तो मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। तो आइए बात हम विभव सूत्र पे करते हैं। तो बहुत सरल, थोड़ा सा 11th क्लास पे आप ध्यान डालेंगे, अगर आप पढ़े होंगे। जैसे बल है तो बल का विभव सूत्र क्या होता है, mL t का -2 पावर, और आवेश का सूत्र होता है धारा इंटू समय। तो विद्युत धारा के लिए हम प्रयोग करते हैं एम्पियर का मात्रक होता है A, और समय के लिए t यानी AT, और क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप जानते हैं लंबाई में सूत्र के समय लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए सभी का हम L का प्रयोग करते हैं। तो L इंटू एल यानी L का स्क्वायर। और यदि इसे हम व्यवस्थित करके लिखेंगे तो इसको भी प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए m L, यहाँ पर देखिए L स्क्वायर इंटू एल, तो ये हो जाएगा L का घात 3 L क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए जो T है ये T ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर T का -2 पावर पहले से है, ये T ऊपर जाएगा, T के इनवर्स है, अर्थात कहने का मतलब है ये T का घात 3 हो जाएगा। और A भी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पर A का इनवर्स, अर्थात विद्युत फ्लक्स का जो विभव सूत्र आता है वो विभव सूत्र हो जाता है mL का क्यूब और T का -3 पावर A का इनवर्स। तो ये जो है विद्युत फ्लक्स का विभव सूत्र है, बहुत सिंपल है। और ये जो चीज आप ध्यान रखेंगे, ये जो विद्युत फ्लक्स होता है विद्यार्थियों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अब ये धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है ये भी थोड़ा आप समझ लीजिए कि इसको मैं आप नोट कर लिए होंगे, मैं जानता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। तो यहीं पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि एक्चुअली में विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तव में विद्यार्थियों जो विद्युत फ्लक्स जो होता है ये विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये जो विद्युत फ्लक्स के जो प्रकार की हम चर्चा करेंगे, तो विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के विद्युत फ्लक्स, ठीक है।
दो प्रकार के होते हैं, ये होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं चर्चा करते हैं। बहुत सरल है। पहला धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ठीक है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स इस तरह से। और दूसरा जो होता है वह होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है। दूसरा क्या है? ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है। ये तो अब प्रश्न उठता है कि हमने तो आपको बता दिया कि विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स है। लेकिन हम ये भी तो जाने कि धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है विद्युत फ्लक्स है। तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा धनावेश निकलकर ऋणावेश हो जाती है, इस तरह से, ये ठीक है। इस तरह से विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश निकलकर ऋणावेश हो जाती है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब धनात्मक विद्युत फ्लक्स से बात करें तो कहने का मतलब ये है कि जब विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, किसी पृष्ठ से बाहर निकलती हैं, तो उस स्थिति में ऐसे विद्युत फ्लक्स को हम धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं जो होती है ना वो अपसरित होती है ना, फैलती हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ से धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा विद्युत फ्लक्स बन रहा है? धनात्मक विद्युत फ्लक्स बन रहा है। इसी प्रकार क्या होता है कि जब विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ की ओर आती हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ की ओर आती हैं, पृष्ठ के अंदर आती हैं, तो ऐसी स्थिति में उस विद्युत फ्लक्स को हम कहते हैं ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अर्थात ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की स्थिति में जो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो अभिस्तरित होती है, केंद्रित होती है, अर्थात एक जगह इकट्ठी होती हैं, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। इस प्रकार से आप आसानी से विद्युत फ्लक्स के क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके मात्रक क्या होते हैं, विमिश्र सूत्र क्या होते हैं, इस वीडियो में आपने देखा। और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विद्यार्थी, यदि आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से थोड़ी सी हमको एनर्जी आ जाती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो देरी ना करते हुए आप हमारे चैनल को यानी फीस गाइडलाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हम कक्षा 12वीं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर नोट्स देखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फीस गाइडलाइन में आप विजिट करिए। इसके अतिरिक्त एक हमारा वेबसाइट भी है physicguideline.com, उस पर भी आप विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आप अच्छे से स्टडी करिए और मेहनत करिए, क्यों कहते हैं ना कि अपनी जमीन अपनी आकाश पैदा कर, अपनी जमीन अपनी आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती है मेरे विद्यार्थियों, अपने हर कदमों पे नया विश्वास पैदा कर, अपने विश्वास पैदा कर। तो विश्वास के साथ आगे बढ़िए और एक लक्ष्य को हासिल कीजिए। तब तक हम एक और नए वीडियो साथ आपके सामने आएंगे। तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और पुनः आप इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।